नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में जो नितिन सिंघानिया की जो इंडियन इकोनॉमी बुक थी उसका पिछली वीडियो में अर्थव्यवस्था की जो मुख्य समस्या है उसका जो पिछला भाग है वह तक ख़त्म किया था। जो पहला चैप्टर है इस चैप्टर में हम अर्थव्यवस्था की जो मुख्य समस्या है उससे आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो अर्थव्यवस्था है उसकी मुख्य समस्याएं क्या है। तो अर्थव्यवस्था की कुछ बेसिक मुख्य समस्या है, जिसमें से पहली समस्या है क्या उत्पादन करना है, किस मात्रा में करना है, उत्पादन कैसे करें, उत्पादन किसके लिए करें। यानी कि क्या उत्पादन करना है और किस मात्रा में करना है, ये एक समस्या है। ठीक है, तो इस समस्या के वस्तुओं का चयन, यानी कि किस वस्तु का चयन करें हम, किसके, अगर हमारे लिए कौन सी वस्तु ज़रूरत की है। यानी कि और जो गरीब समाज है हमारा, उसके लिए तो हमें मोटरसाइकिल की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, तो हम उस गरीब समाज के लिए उस मोटरसाइकिल का चयन करेंगे और उसको उत्पादन उसी मात्रा में करेंगे जितनी मात्रा में उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो अब अगर हम एलिट क्लास जो हमारा भारत का देखते हैं तो उसके लिए हम लग्जरियस गाड़ी का, जैसे कि लैम्बोर्गिनी हो गए, टोयोटा की जो फॉर्च्यूनर हो गए, ये सब गाड़ियाँ जो है उनको उत्पादन करने का प्रयास करेंगे और जितनी मात्रा में ज़रूरत है वो तय करेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर एक पुस्तक में भी उदाहरण दिया गया है कि कृषि वस्तुओं का उत्पादन अधिक करना है औद्योगिक उत्पादन का, यानी कि हमारी जो ज़रूरत है वो कृषि उत्पादन की अधिक है। ठीक है ना, कृषि उत्पादन में क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, हमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत हो सकती है, हमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है। तो उस जो ज़रूरत हमें पेस्टिसाइड की है या फर्टिलाइजर्स की है उसको उत्पादन करें हमें, और उत्पादन किस मात्रा में करेंगे जितनी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो औद्योगिक उत्पादन में भी वैसे ही हम करेंगे। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन में हम किसकी ज़रूरत हो सकती है, हमें लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हो गए या अन्य कई तरह की चीज़ें हो गई जिसे औद्योगिक जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उसको ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसी के मात्रा में उसको उत्पादन करेंगे। तो ये सब समस्या इसमें हमें दिखाई देती है। ठीक है ना, तो ये तो एक समस्या ही होगी। तो हम उत्पादन कैसे करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन के लिए आपने जो तकनीक का चयन होता है। इसमें तकनीक यानी कि हमें अगर कोई साबुन बनाना है या कपड़े बनाने हैं तो उस उत्पादन का जो प्रोड्यूस है हमारा, उसको उत्पादन हम एक तो लेबर से कर सकते हैं या मशीन से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लेबर से करेंगे तो हमारे हो सकता है हमारी जो कॉस्ट है, उसकी उत्पादन लागत है वो एक तो कम हो सकती है या अधिक हो सकती है, या मशीन से। इसमें हम देखेंगे कि हमारे लिए उपयोगी कौन सा है। ठीक है, ये से एक समस्या हो गई। और तीसरी समस्या, हमें उत्पादन किसके लिए करना है, यानी कि फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है ना, उत्पादन क्या करना है ये तो अलग हो गया, और उत्पादन किसके लिए करना है ये अलग हो गया। ठीक है ना, उत्पादन किसके लिए करना है, यानी कि हमारे अलग अलग वर्ग होते हैं आजकल हमारे। अगर हमें जो साइकिल्स होती है जिसके तीन जो टायर होते हैं वो साइकिल भी आपने देखी होगी, वो उसका उत्पादन हमें किसके लिए करना पड़ेगा, उसका उत्पादन हमें जो विकलांग वर्ग है हमारा उस वर्ग के लिए करना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, उत्पादन किसके लिए करना, ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या इसमें हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर है वो यहाँ पे देखेंगे। ये तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। प्राथमिक सेक्टर तो आपको पता ही होगा कि प्राथमिक सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, ये तो बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, तब भी मैं एक छोटे मतलब संक्षिप्त में बता देता हूँ। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जिसमें जो कच्चा माल होता है हमारा, उस कच्चा माल का और प्राकृतिक संसाधन उसमें होते हैं। कच्चा माल जैसे कि कपास हो गया, प्राकृतिक संसाधन हमें क्रूड ऑयल वगैरह, ये सब चीज़ें हमें प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और इसमें हाँ वाणिज्य जो गतिविधियाँ होती है, जो कृषि की होगी, मत्स्य पालन हो गई, वानिकी हो गई, पशुपालन हो गया, ये सब चीज़ें, यानी कि कृषि कार्य जो है बेसिकली वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। पशुपालन प्राइमरी सेक्टर में आता है, मत्स्य पालन जो होता है वो भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, तो जो हमारा जो माध्यमिक क्षेत्र है, सेकेंडरी सेक्टर हम जिसे कहते हैं, उसमें वनी निर्माण, यानी कि वस्तु बनाना, जैसे कि फैक्ट्री वगैरह, ये सब चीज़ें हमें सेकेंडरी सेक्टर में मिली है। बिजली, गैस, जल, ये सब, और उपयोगी सेवा इसमें आदि शामिल है। ठीक है ना, ये तो आपको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, मैं भी, आप भी, सब हम पढ़ते आ रहे हैं। सेवा क्षेत्र में जैसे कि पर्यावरण हो गया, पर्यटन हो गया, भंडार संचारण, बैंकिंग आदि शामिल इसमें है। चतुर्थ क्षेत्र क्या है, देखो चतुर्थ जो क्वार्टरनरी सेक्टर होता है, इसमें जो
बौद्धिक ज्ञान आधारित गतिविधियाँ होती है, जैसे कि परामर्श हो गया, अनुसंधान एवं इसमें कौन लोग आते हैं, जो हमारे जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक आते हैं, वकील आते हैं, ये सब यानी कि जो बौद्धिक ज्ञान पर आधारित जो गतिविधियाँ है, ये सब हमें चतुर्थ क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। अब एक महत्वपूर्ण और भी क्षेत्र है, शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, वो है पंचभागी क्षेत्र। यानी कि जो सरकार है हमारा, इस क्षेत्र में जो सरकार है उसकी गतिविधि शामिल होती है। अब सरकार की कौन सी गतिविधियाँ अभी शामिल होती है, जैसे कि उद्योग हो गए, उच्च स्तरीय निर्णय हो लेना, ये सब शामिल हो गए। अगर सरकार किसी हमारी फॉरेन पॉलिसी या उद्योग या किसी अन्य क्षेत्र में अगर कोई निर्णय लेती है, तो जो उच्च स्तरीय निर्णय होते हैं हमारे, जिसे हम कह सकते हैं, उसका जो उस निर्णय को हम इस पंचभागी क्षेत्र में हमें देख सकते हैं। ठीक है, तो उत्पादन संभावना सीमा, यहाँ पे अगला टॉपिक हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो पहले पीपीएफ, यानी कि ये जो कर्व है बेसिकली इसे पीपीएफ कहा जाता है। ठीक है ना, ये जो कर्व है इसी को पीपीएफ कहा जाता है। तो यहाँ पे यानी कि पीपीएफ यानी संभावना की सीमा का एक वक्र है जो संभावित मात्रा को दर्शाता है, जो दो उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं यदि दोनों अपने विनिर्माण के एक परिमित संसाधन और प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, पीपीएफ इस कर्व को कह सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर कुछ बिंदु दिए हुए हैं, यहाँ पर ई बिंदु है, यहाँ पर एफ बिंदु है, और यहाँ पर एक ए बिंदु दिया हुआ है हमारा। तो जो बिंदु ई है वो क्या कहता है, देखो बिंदु ई जो है संभावना का अक्षमता से उपयोग किया जाता है। जो एफ बिंदु है वो असंभव बिंदु है, यानी कि ये जो कर्व है ये एफ पर कभी जा नहीं सकता। ठीक है ना, और जो सीमा पर कोई भी बिंदु उपलब्ध इनपुट उपयोग कौशल। ठीक है, तो ये जो पीपीएफ है ये क्या कहता है, देखो इसमें नीचे संसाधनों की कमी के कारण हम अपने सभी मांगों को पूरा नहीं कर सकते। तो इसमें एक बताया गया है कि जो हमारे संसाधन होते हैं हमारे, वो एक सीमित मात्रा में, तो इस सीमित मात्रा में संसाधन होने की वजह से हमें जो हम सब लोगों की जो सब मांगे वो पूरी नहीं हो सकती। यानी कि जो हमारा भारत देश है इसमें लगभग 140 करोड़ की आबादी है। अगर उसमें से सभी लोग हम ये कहने लगे, या उनकी एक इच्छा होती है कि हमें 4 व्हीलर चाहिए अच्छी चीज़, जैसे कि लैम्बोर्गिनी हो गई या फॉर्च्यूनर हो गई, ये सब चीज़ें उनको चाहिए होती है, यानी कि उनकी एक मांग होती है, लेकिन ये कभी पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब लैम्बोर्गिनी हो गई, जो गाड़ियाँ बनानी होगी, उसके लिए कुछ संसाधन है जो सीमित मात्रा में है। अगर उस गाड़ी को बनाने वाले जो संसाधन वो सीमित है, तो सबको जाहिर सी बातें नहीं मिलने वाली है वो। तो यह इसमें कर्व में बताया गया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक बताई गई है कि यहाँ पर दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बताई हुई है कि अनंत संभावना और विकल्प श्रेणी से बनाए जाते हैं। जब स्थिति केवल 2 समान दिए गए संसाधन और प्रौद्योगिकी के साथ उत्पत्ति किए जा सकते हैं, तो ग्राफिक रूप से, तो ग्राफ को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी कि इसको पीपीएफ यानी उत्पादन संभावना सीमा या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कह सकते हैं, यानी उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। यानी कि ये कर्व बेसिकली है क्या, ये कर्व ये बताता है कि जो हमारा उत्पादन जो होने वाला है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी। ठीक है ना, हमारे संसाधन इतने हैं और हमारे अगर संसाधन 40 यूनिट से, ठीक है, हमारे संसाधन 40 यूनिट से, इस 40 यूनिट से हमारा उत्पादन कितना होगा, ये इसकी जो संभावना है ये कर्व हमें यहाँ पर बताता है। ठीक है, अब पीपीएफ धारणा पर आधारित है कि संसाधन कुशलता से उपयोग किया जाता है, प्रौद्योगिकी स्तर स्थिर रहता है। यानी कि ये तो आपको आप ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक है, नया टॉपिक है सीमांत दर परिवर्तन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक है यहाँ पर एमआरटी करके। ये थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सीमांत दर परिवर्तन इसे हिंदी में कहते हैं और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे संभावना दी गई है, यहाँ पे कपास की यूनिट दिए गए हैं और यहाँ पे मकई की यूनिट दिए गए। तो पहली बात ये समझ ली, अगर हमें कपास उगाना है या मकई उगानी है, इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी एक
मुद्दा हो जाता है वो है हमारी लैंड। देखो यानी कि हमारी जो होल लैंड है इतनी समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो इसी लैंड में हमें कपास भी उगाना है, मकाई भी इसी लैंड में उगानी है, क्योंकि जो ये लैंड है हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। तो इस लैंड में अगर हम सभी लैंड में अगर सिर्फ कपास ही उगाते हैं तो हमारे पास जो कपास की जो यूनिट है वो लगभग 20 यूनिट हम उगा सकते हैं, या ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। इतना ही हमारे पास लैंड है, इसमें अब अगर हम इस लैंड में सभी कपास लगा देते हैं तो 20 यूनिट हमें कपास के यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसे सिर्फ कपास की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो मकई की भी ज़रूरत है, ठीक है। अगर हमें मकई भी उगानी है, और समझो अगर हमें जो मकई है उसकी 1 यूनिट चाहिए, ठीक है, इसकी 1 यूनिट चाहिए, तो लगभग हम इस जो जगह है इस पे हम मकई लगा देते हैं अभी। तो अब देखो पहले हम सभी जगह जो हमारे लैंड है उसमें सभी जगह पे कपास लगा देते थे, तब हमारी जो कपास की यूनिट आती थी वो कितनी आती थी, 20। लेकिन अब हमें 1 यूनिट मकई की भी चाहिए, तो 1 यूनिट हम यहाँ इस जगह पे अगर मकई उगाएंगे तो मकई के 1 यूनिट तो उग गए, यहाँ पर मकई के 1 यूनिट का तो उत्पादन हो गया, लेकिन जो ये हमारी जो कपास है उसके जो 2 यूनिट है वो तो गए। यानी कि इस जगह हमें मकई लगाई है जिससे हमें 1 यूनिट मकई मिली, लेकिन जितना भी लैंड इस मकई के जो फसल है उसने ऑक्यूपाई किया है उस वजह से हमारी जो कपास की जो 2 यूनिट है वो कम हो गई। यानी कि पहले अगर हमें 20 यूनिट कपास मिल जाता था सिर्फ कपास लगाने की वजह से, अगर हम उसी लैंड में 1 यूनिट मकई लगा देते हैं तो हमें सिर्फ 18 यूनिट ही अब कपास मिल पाएगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर दिखाया गया है जब 20 यूनिट कपास मिलता है तो हमें तो जो मकई है वो 0 यूनिट मिलती थी, लेकिन जब हमें 1 यूनिट मकई उगाई तो हमें 18% ही कपास मिल गया। फिर 2 यूनिट हमें मकई उगाई तो फिर 15% हमें कपास 15 यूनिट ही हमें कपास मिलेगा। 3 यूनिट अगर हमें मकई उगानी पड़ी तो हमें सिर्फ 12% ही परसेंट आ रहे हैं मेरे मुँह से, तो 12 यूनिट ही हमें कपास यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे ऐसे अब देखते जाओगे तो इस कपास का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, और यहाँ पे इकाई जो मकई की है वो बढ़ती जा रही है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मार्जिनल रेट है यानी कि जो उससे एमआरटी जो है, एमआरटी किसको कहते हैं, ये देखो हमें बेसिकली क्या देखना है यहाँ पे, एमआरटी किसे कहते हैं। तो आपने ये तो देखा कि कपास यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन मकई तो बढ़ रही है। तो एमआरटी बेसिकली क्या है, एमआरटी जो ये कपास की यूनिट है ये कम हो रही है उसे एमआरटी हम कह सकते हैं, उस दर को हम एमआरटी कह सकते हैं, इस यूनिट का हम एमआरटी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस कपास जब कम होगा तभी तो इस यहाँ पे मकई उगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यूनिट अगर कपास कम हो गया तो 1 यूनिट मकई उगेगी। तो यही बात ऊपर यहाँ पर दी हुई है कि एक वस्तु की यूनिट्स की संख्या को परिभाषित के रूप में किया जा सकता है जिससे 1 यूनिट को दूसरी वस्तु को उत्पादन किया जा सके, यानी कि जिसे 1 यूनिट को दूसरी वस्तु को उत्पादन करा जा सके। यानी कि ये जो यूनिट कम हो गए यह हमें इस कम हो गए यूनिट के वजह से यहाँ पे मकई मिली, तो यहाँ पर एमआरटी से हम इस दर को कह सकते हैं। जो ऊपर हमें पीपीएफ पढ़ा था उसके लक्षण क्या है, देखो पीपीएफ यानी कि ये जो सर्कल है वो ये जो कर्व है, तब मक्का और जो कपास के यहाँ पे जो कर्व भी यहाँ पे पीपीएफ दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे 1 यूनिट मकई तो 18 यूनिट कपास, वैसे 6 यूनिट अगर मकई हुई तो 0 यूनिट हम कपास उगा पाएंगे, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो पीपीएफ के क्या लक्षण होते हैं ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पीपीएफ के लक्षण, पीपीएफ ढलान नीचे की ओर यानी संसाधनों को ले लिया जाता है तो अन्य वस्तुओं को उत्पादन कम कर अच्छा उत्पादन किया जाता है, मैंने बताया आपको। परिवर्तन की सीमा दर बढ़ने के कारण पीपीएफ अवतल आकार यानी कि कर्व शेप कॉन्केव
आकार का हो जाता है, यानी कि सीमांत दर बढ़ जाती है। यानी कि जो एमआरटी हमारी बढ़ती है, एमआरटी यानी कि कपास की जो घटने की दर वहाँ पे बताया ना, उसे एमआरटी हम कह सकते हैं उसी दर को। तो उस दर को बढ़ने के कारण जो हमारे कॉनकेव शेप या ऐसा शेप जो हमारे कर्व का या पीपीएफ का आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पीपीएफ दर्शाता है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था तय करना होगा कि अधिक संसाधन दक्षता प्राप्त करने के लिए वस्तु और सेवाओं की किस संयोजन को क्या उत्पादन करना चाहिए। यानी कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था की जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था वाले जो देश है उसको तय करना पड़ता है कि हमें किसका उत्पादन कितनी मात्रा में करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नीचे बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर एक अवसर लागत का कंसेप्ट यहाँ पर बताया है, जो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छे से बताया गया है कि अवसर लागत क्या होती है, ठीक है ना। ठीक है, और भी आसान भाषा में यहाँ नीचे बॉक्स है वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो अवसर लागत क्या होती है। अब देखो, जो अक्षय है, अक्षय के पास दो विकल्प है। यहाँ पे देखो, अक्षय के पास एक विकल्प है कि एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं जिसकी बदौलत उससे 5,000 मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा विकल्प इसके पास है कि एक ट्रिप पर जाए और 3,000 रुपये उसमें अपना खर्च आएगा। तो अवसर लागत क्या होती है, देखो, अगर उसने एक विकल्प चुन लिया कि मैं असाइनमेंट पर काम कर सकता हूँ, ठीक है, अगर वो असाइनमेंट पर काम कर रहा था उसे 5,000 रुपये तो मिलेंगे, लेकिन अगर वो इस असाइनमेंट करेगा तो ट्रिप पे भी ना जा पाएगा। यानी कि जो ट्रिप है उसके दोस्तों के साथ वहाँ पर भी उन्हें नहीं जा पाएगा, जिसका खर्चा कितना था 3,000 रुपये, प्लस वो 3,000 भी यहाँ पे ऐड कर लें क्योंकि वो तो बचे उसके। अगर वो ट्रिप पर जाता 3,000 अपना खर्चा भी होता, अरे 5,000 भी नहीं मिलते, ठीक है। तो जब वो असाइनमेंट करता है तो उस असाइनमेंट की वजह से उसे 5,000 वो भी मिल गए, और जो ट्रिप पर खर्चा होने वाला था 3,000 वो भी उसका बच गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अवसर लागत कितनी हो गई, 8,000। तो ये 3,000 और ये 5,000 ऐसे अवसर लागत यहाँ पर ये कंसेप्ट है। यानी कि अवसर लागत आपको समझ में आया होगा कि जो अगर मैं, ठीक है, मेरे पास अगर दो विकल्प है कि मैं एक मेरे दोस्त हैं, मेरे 4-5 दोस्तों के साथ, और उसमें मेरी गर्लफ्रेंड है समझो, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके भी दोस्त हैं यार, मेरे अन्य भी जो मेल जो दोस्त है वो भी मेरे साथ है, ठीक है। तो अब हमें सभी को घूमने जाना है, और मेरी गर्लफ्रेंड होने के वजह से मेरा उत्साह भी बहुत है देखो उसे ट्रिप पर जाने का। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इस ट्रिप पे जाऊँगा तो मेरा 5,000 तो खर्चा आया जाएगा, ठीक है, ऊपर से इसका भी खर्चा करना पड़ेगा मेरे जीएफ का, ऐसा करके हम 6,000 या 7,000 मेरा खर्चा आएगा, ठीक है। लेकिन तभी अगर मैं वीकेंड में ट्रिप पर जाने वाला हूँ, उसी समय क्या होता है कि मेरे जो पड़ोसी है उसने मुझे काम दिया कि एक काम दिया था जिससे मुझे 10,000 रुपये वो देगा, ठीक है। जो मेरा पड़ोसी है एक काम करने के लिए मुझे 10,000 रुपये देगा, जो कि डिलीवरी करने की गाड़ी पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा यार, ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा तो 5-6 हज़ार रुपये मेरा खर्चा हो जाएगा, अगर इसका काम करूँगा तो मैं 10,000 रुपये मेरे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है मैं इस पड़ोसी का काम कर देता हूँ और मैं 10,000 रुपये कमा लेता हूँ ठीक है, उस वीकेंड में या उस हॉलीडे में 10,000 रुपये ये तो मैंने कमा लिए, लेकिन वो 5-6 हज़ार रुपये मैंने बचा लिए फिर से, क्योंकि मैं मेरे गर्लफ्रेंड के साथ या मेरे दोस्तों के साथ अगर जाता उस ट्रिप पे तो 5-6 हज़ार रुपये वो भी खर्चा हो जाता था, वो मेरा तो वो भी खर्चा बच गया और ये 10,000 भी मिल गए, तो मेरी अवसर लागत हो गई ये 15,000, ठीक है, क्योंकि मैंने वो 5,000 भी बचा लिया और ऊपर से यहाँ पे 10,000 भी मैंने कमा लिए, ठीक है। जो अगला जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।